चलिए देखते हैं खान सर का बुक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पॉकेट जीके समान ज्ञान। ठीक है, बुक चैप्टर नंबर कितना है 8। इसका नाम क्या, धातुएं, अधातुएं एवं मिश्र धातुएं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए धातु के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पदार्थ तत्वों के बने होते हैं। अभी तक लगभग 118 तत्व ज्ञात हैं जो पृथ्वी पर लगभग सभी पदार्थों को बनाते हैं। सामान्यतः धातु विद्युत के ऊष्मा के सुचालक, आघातवर्धनीय एवं तन्य होते हैं तथा कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में होते हैं। केवल केवल पारा ही एकमात्र ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अब रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं और धातु के परमाणुओं के साथ धात्विक बंध बनाते हैं। सामान्यतः धातु रासायनिक रूप से सक्रिय होते हैं अर्थात वे मुक्त रूप में नहीं मिलते हैं। वे अन्य तत्वों के साथ क्रिया कर लेते हैं और संयुक्त रूप में यौगिक पाए जाते हैं जिन्हें खनिज कहते हैं। कुछ धातु मूल रूप या धात्विक रूप में पाए जाते हैं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। कभी कभी शुद्ध धातु ढेर के रूप में पाई जाती है जिन्हें नगेट कहते हैं। प्राकृतिक पदार्थ जिनमें धातु पृथ्वी में पाई जाती है खनिज कहलाता है। ऐसे खनिज जिनसे आर्थिक महत्व के धातु आसानी से अलग किए जा सकते हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। अब प्रमुख खनिजों के अयस्क निम्न हैं। अब मुक्त अयस्क। अब इन अयस्कों में धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। उदाहरण है चांदी, सोना, कॉपर, प्लेटिनम, मरकरी आदि होता है। अब आयरन मुक्त अवस्था में मेट्रोइट के रूप में पाया जाता है। अब सल्फाइड अयस्क। इन अयस्कों में धातु सल्फर के साथ क्रिया कर लेता है। अब उदाहरण है पीवी यानी गैलेना पीवीएस, चांदी एजी यानी अर्जेंटाइट एजी2एस, जस्ता जिंक ब्लेड, मरकरी सिनेबार, लोहा आयरन पाइराइट, तांबा कॉपर पाइराइट। अब ऑक्साइड अयस्क के बारे में जानते हैं। इन अयस्कों में धातु ऑक्सीजन से क्रिया कर ऑक्साइड बनाती है। एल्युमिनियम बॉक्साइड, तांबा क्यूपराइट, जस्ता जिंकाइट, लोहा हेमेटाइट। अब देखते हैं कार्बोनेट के बारे में। इन अयस्कों में धातु कार्बोनेट से क्रिया करते हैं। तांबा मेलाकाइट, लोहा सीडेराइट, जस्ता कैलामाइन होता है। अब इन अयस्कों के अलावा धातुएं सजीवों में भी पाई जाती है। उदाहरण है जैसे पोटेशियम पौधों की जड़ें में उपस्थित होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाई जाती है। आयरन हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। कैल्शियम हड्डियों में उपस्थित होता है। अब विभिन्न धातुओं के महत्वपूर्ण अयस्क। धातु अयस्क और अयस्क संगठन। साधारण नमक NaCl रॉक साल्ट, सोडा एस Na2CO3, ट्रोना Na2CO3 NaHCO3N2H2 होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अब देखेंगे सोडियम यानी चिली साल्टपीटर, चिल्ली सोडा यानी NaNO3। सोडियम में ग्लोबर साल्ट जो होता है Na2SO4 10H2O। क्रायोलाइट होता है Na3AlF6 होता है। बोरेक्स Na2B4O7 10H2 होता है। अब पोटेशियम का यूज होता है सिलबिन यानी KCl, सोनाइट K2SO4, कार्नेलाइट KCl MgCl2 और 6H2 होता है। अब है मैग्नीशियम के बारे में जानते हैं। मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3 × CaCO3 होता है।
कार्नेलाइट यानी KCl MgCl 6H2 होता है। एप्सम साल्ट होता है, एप्सम साल्ट MgSO4 इंटू 7H2 होता है। जीकेराइट MgSO4 इंटू H2 होता है। जिप्सम CSO4 इंटू H2 होता है। लाइम स्टोन CaCO3 होता है। अब है कैल्शियम चूना पत्थर, फास्फोरस Ca3PO4 के होल ट्वाइस होता है। एल्यूमिनियम फ्लोरस पर जो होता है CaF2 होता है। बॉक्साइड जो होता है ये आप देखते हैं एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम का ऐसा बैक्साइड Al2O3 इंटू 2H2 होता है। डायस्फेयर यानी Al2O3H2 होता है। कोरंडम जो Al2O3 होता है। क्रायोलाइट Na3AlF6 होता है। इसका टीन देखते हैं, कैसीटेराइट यानी SnO2 होता है या टीन स्टोन होता है। अब गैलेना को बोलते हैं PbS। लेड में आते हैं सीसा यानी सीरूसाइट PbCO3 होता है। एंजिलीसाइट PbSO4 होता है। और कैल्कोपाइराइट CuFeS2 होता है। कॉपर पाइराइट CuFeS2 होता है। और थोड़ा सा है ये है, अब देखते हैं कॉपर का, ठीक है। कैल्कोसाइट Cu2S कॉपर ग्लास होता है। क्यूप्राइट Cu2O होता है। मेलेकाइट CuCO3CuOH के होल ट्वाइस होता है। एजुराइट 2CuCO3CuOH होल ट्वाइस होता है। मुक्त अवस्था अर्जेंटाइट Ag2S होता है। अब सिल्वर केराजीराइट AgCl होता है। पायराजीराइट Ag2S Sb2S3 होता है। अब है रूबी सिल्वर Ag3SbS3 होता है। अब है आयरन के बारे में जानते हैं। आयरन का अयस्क हेमेटाइट Fe2O3 होता है। लिमोनाइट होता है Fe2O3 इंटू 3H3O होता है। मैग्नेटाइट आयरन का अयस्क मैग्नेटाइट लेड स्टोन जिसे बोलते हैं Fe3O4 होता है। सीडेराइट FeCO3 होता है। आयरन पायराइट FeS2 होता है। पारक में आता है सिनबार HgS होता है। कैलोमल होता है Hg2Cl2 होता है। अब है जिंक ब्लेंड ZnS होता है। कैलामीन होता है ZnCO3 होता है। जिंकाइट होता है ZnO होता है। यूरेनियम कार्नेटाइट और पिच ब्लेड होता है U3O8 होता है। अब है आर्सेनोपाइराइट FeAS होता है। कोबाल्टाइट COAS होता है। निकिल ग्लांस होता है NiAS होता है। अब है आर्पोमेंट AS2S3 होता है। अब है कैडमियम ग्रीनोकाइट CDS होता है। एंटीमनी स्टीबेराइट यानी Sb2S3 होता है। बेरियम बेराइट्स यानी BaSO4 होता है। विदराइट यानी BaCO3 होता है। निकल मिलेराइट यानी NiS होता है। थोरियम मोनाजाइट यानी TiO2 होता है। मैग्नीशियम पायरोल्यूसाइट MnO2 होता है। ब्रानाइट यानी Mn2O3 होता है। मैग्नाइट Mn2O3 और H2 होता है। कार्नेलाइट KCl MgCl2 6H2 होता है। पोटेशियम का अयस्क सिल्फस्फार यानी KCl। फेल्सफार यानी KAlSi3O8 होता है।
सोरा KNO3 होता है। अब स्ट्रांसियम क्या है, अब स्ट्रांसियनाइट यानी SrCO3 होता है। सेलेस्टनाइट यानी SrSO4 होता है। सोडियम क्रामाइट यानी FeOCr2O3 होता है। सोकाइट यानी PbCrO4 होता है। सोना कैलेवेराइट यानी AuTe2। पेटसाइट यानी AgAu का होल ट्वाइस Te होता है। सिल्वेनाइट्स यानी AgAuTe2 होता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। सोना चांदी प्लेटिनम के मुक्त अवस्था में कम क्रियाशील उत्कृष्ट धातुएं कहते हैं। धातुओं के गुण जो होते हैं, धातुओं के गुणधर्म जानते हैं। भौतिक गुण, समान ताप पर ठोस अवस्था में, समान ताप पर पारे मरकरी की अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। गैलियम निम्न ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब चमक, शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार होती है। अब कठोरता, विभिन्न धातुओं की कठोरता का स्तर भिन्न भिन्न होता है। आघात वर्धनीय यानी अधिक लोचशील होने के कारण धातुओं पर आघात कर इन्हें पतली चादर में लपेटा जा सकता है। अब तन्यता, इसका अर्थ है कि धातुओं को पतले तारों के रूप में खींचा जा सकता है। सभी धातुओं की तन्यता अलग अलग होती है। अब ऊष्मा एवं विद्युत की चालक, धातु एवं ऊष्मा का विद्युत की चालक होती है। अब चांदी तथा तांबा सर्वाधिक चालक धातुएं हैं। अब अपवाद, लेड तथा मरकरी पारा ऊष्मा के कुचालक हैं। उच्च गलनांक व कथनांक, सामान्यतः धातुओं के गलनांक व कथनांक उच्च होते हैं। सर्वोच्च गलनांक वाली धातु टंगस्टन है। क्षारीय धातुओं के गलनांक व कथनांक निम्न होते हैं। ध्यानात्मक, ध्वन्यात्मक या अनुनाद पूर्ण, सामान्यतः सभी धातुएं किसी ठोस सतह वस्तु से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है। अब धातुओं के रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं। धातुओं के रासायनिक गुण यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातुओं के परमाणु के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अर्थात इनका अष्टक पूर्ण नहीं होता। इसी कारण धातुएं अन्य तत्वों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील होती है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति, धातुओं में धनायन बनाने की प्रवृत्ति होती है। अब निम्न विद्युत ऋणात्मकता, धातुएं सामान्यतः निम्न विद्युत ऋणात्मकता युक्त होती है, अर्थात इनमें सहसंयोजी बंध बनाने के दौरान इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रवृत्ति क्षीण होती है। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया को दहन कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ ये ऑक्साइड बनाते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातुओं को मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि ये अत्यंत क्रियाशील होते हैं। वह वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर जलने लगती है। अब धात्विक ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं। वे धातु ऑक्साइड जो जल में विलेय होते हैं, जल से अभिक्रिया कर क्षार निर्मित करते हैं। K2O प्लस H2O प्लस 2KOH यानी पोटेशियम ऑक्साइड जल के साथ बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लौह धातु शुष्क वायु में गर्म करने पर भी नहीं जलती है, लेकिन नम वायु में अधिक देर तक रखने पर इस पर जंग लग जाती है। 3Fe प्लस 2O2 H2O Fe3O4 H2O आयरन ऑक्साइड होता है। तांबा सबसे कम क्रियाशील धातु है। अधिक समय तक गर्म करने पर यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर कॉपर ऑक्साइड ICuO तथा उसके ऊपर कॉपर ऑक्साइड सेकेंड CuO का निर्माण करती है। अब जल के साथ अभिक्रिया, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धात्विक ऑक्साइड का निर्माण करती है। क्षारीय धातु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करती है। 2K H2O 2KOH प्लस H2, ये क्या हो जाएगा, ऊष्मा का ऊर्जा करे, ऊष्मीय ऊर्जा छोड़ेगी।
मैग्नीशियम 2H2O से करेंगे तो MgOH होल ट्वाइस प्लस H2O होगा। एल्युमिनियम, आयरन तथा जिंक जल से नहीं अपितु जलवाष्प से क्रिया करते हैं तथा धातु ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। 2Al प्लस 3H2O, Al2O3 प्लस 3H2 होता है। यह 3Fe प्लस 4H2O या फिर 3O4 प्लस 4H2 होता है। Zn प्लस H2O, ZnO प्लस H2O। अब लेड, सिल्वर, गोल्ड तथा कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। अम्ल के साथ अभिक्रिया धातुएं तनु अम्लों से अभिक्रिया कर संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। 2NaCl प्लस H2 होता है। 2K H2SO4 K2SO4 और H2 होता है। नाइट्रिक अम्ल से धातु अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न न कर H2 ऑक्सीजन को जल में परिवर्तित कर देती है, क्योंकि HNO3 एक प्रबल ऑक्सीकारक है। तांबा, चांदी, सोना आदर्श धातुएं कहलाती है क्योंकि ये जल व अम्लों के साथ क्रिया नहीं करती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया। जब अधिक क्रियाशील धातु लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो वह विलयन में उपस्थित धातु को प्रतिस्थापित कर देती है। अब लौह धातु, कॉपर सल्फेट लवणीय विलयन, फेरस सल्फेट कॉपर धातु। लौह धातु तांबा कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। अब है कॉपर धातु, सिल्वर नाइट्रेट लवणीय विलयन। कॉपर नाइट्रेट सिल्वर धातु यानी तांबा धातु चांदी की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है। धातुओं या धातुओं के गुणों की तुलना, भौतिक गुणों में अंतर के बारे में जानते हैं। तुलना, अब भौतिक गुणों में अंतर। धातु अधातु, पारे के अतिरिक्त सभी धातुएं ठोस हैं। अधातु ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाई जाती है। ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। ग्रेफाइट के अतिरिक्त सभी अधातु ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। आघातवर्ध तथा तन्य होती है, सामान्यतः भंगुर होती है। चमकदार तथा तन्य होती है, सामान्यतः चमकदार नहीं होती है। अब रासायनिक गुणों में अंतर। रासायनिक गुणों में अंतर जानते हैं। कुछ धातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक होती है। अधातुएं हाइड्रोजन के साथ अनेक अस्थायी हाइड्रोजन बनाती है जो सहसंयोजक होते हैं। धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती है जिनमें कुछ क्षार बनते हैं। अधातुएं अम्लीय अथवा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। धातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती है जो वैद्युत संयोजक होते हैं। धातुएं क्लोरीन से संयोग कर क्लोराइड बनाती है जो सहसंयोजक होते हैं। धातुएं अम्ल में से हाइड्रोजन पुनः स्थापित करती है तथा लवण बनाती है। अधातुएं अम्लों से हाइड्रोजन को पुनः स्थापित नहीं करती है। अब धातुओं की सक्रियता श्रेणी। धातु चिन्ह अभिक्रियाशीलता। लिथियम जलवाष्प तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन यानी लिथियम, पोटेशियम, कैल्शियम और सोडियम जलवाष्प तथा अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। अब है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज और क्रोमियम जलवाष्प एवं अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। अब देखते हैं आयरन, Fe। ये केवल अम्लों से क्रिया करके यानी आयरन हो गया, कैडमियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, टीन हो गया, लेड हो गया, ये केवल अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है तथा हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है। अब है एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मथ और कॉपर। ये ऑक्सीजन के साथ संयोजित होकर
ऑक्साइड का निर्माण करती है तथा हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती है। अब है मरकरी, सिल्वर, प्लेडियम, प्लेटिनम और गोल्ड, ये होते हैं प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। गर्म करने पर इनमें ऑक्साइड विघटित हो जाते हैं। अब तो प्राकृतिक में धातुओं की उपस्थिति स्वतंत्र अवस्था में और संयुक्त अवस्था में। अब कम क्रियाशील धातुएं प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। भूप्रपट्टी में पर्याप्त विभिन्न तत्वों की प्रतिशतता, तत्व प्रतिशत मात्रा भारानुसार, तत्व प्रतिशत मात्रा भारानुसार। अब तत्व ऑक्सीजन 46.8%, एल्युमिनियम 8.1%, कैल्शियम 3.6%, पोटेशियम 2.6%, हाइड्रोजन 1% होता है। सिलिकॉन भूप्रपट्टी प्रतिशत मात्रा भारानुसार यानी 27.7%, आयरन 5%, सोडियम 2.8%, मैग्नीशियम 2%, अन्य तत्व 1 से कम होता है। अब धातुकण प्राकृतिक में उपस्थित धात्विक खनिजों अयस्कों से विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से धातु का निष्कर्षण करने को धातुक्रम कहते हैं। अब खनिज वे पदार्थ जिन्हें खनन के माध्यम से प्राप्त किया जा सके खनिज कहलाते हैं, अर्थात अजैविक क्रियाओं द्वारा निर्मित वे पदार्थ जिनकी निश्चित व समरूप रासायनिक संरचना होती है। प्राकृतिक से प्राप्त खनिज दो प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज और धात्विक खनिज धातुएं उपस्थित, दूसरा अधात्विक खनिज धातुएं अनुपस्थित होते हैं। अब अयस्क वह खनिज जिसमें किसी धातु विशेष की मात्रा अधिक होती है, उस धातु का निष्कर्षण सरल आर्थिक रूप से लाभप्रद हो तो वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। धातुओं का निष्कर्षण अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया को धातुओं का निष्कर्षण कहते हैं। धातुओं के निष्कर्षण की विधि व चरण उनकी अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करती है। अब अयस्कों का सांद्रण इससे अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करते हैं एवं यह प्रक्रिया अयस्कों का शुद्धिकरण कहलाती है। अब अशुद्धियाँ मिट्टी, बालू, कंकड़, सिलिकेट्स इत्यादि के रूप में खनन प्रक्रिया से आती है जो गैंग कहलाती है। अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ। अयस्कों के सांद्रण की विधियाँ गुरुत्वीय पृथक्करण, द्रवीय धावन। यह विधि धातु अयस्क व गैंग कणों के विशिष्ट गुरुत्व बलों में अंतर व आधारित होते हैं। जब अयस्क चूर्ण को जल की धारा में प्रवाहित करते हैं तो हल्के गैंग कण जल के साथ प्रवाहित हो जाते हैं व भारी अयस्क कण नीचे चले जाते हैं। मुक्त ऑक्साइड व कार्बोनेट अयस्कों के सांद्रण के लिए यह विधि प्रयोग की जाती है। अब चुंबकीय पृथक्करण यदि गैंग कणों व अयस्क कणों में कोई एक चुंबकीय गुणों से युक्त है तो सांद्रण हेतु यह विधि प्रयुक्त की जाती है। इसमें धातु अयस्क का बारीक चूर्ण बनाकर चुंबकीय रोल पर से गुजरते हैं तो चुंबकीय कण रोलर से समीप व गैर चुंबकीय कण रोलर से दूर एकत्रित हो जाते हैं। फेन पलायन विधि इसके माध्यम से सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। यह गैंग कणों व अयस्क कणों के जल व तेल में भिगोने के गुणों पर आधारित है। अब इस विधि में अयस्क चूर्ण, चीड़ का तेल, फेन अस्थायी कारक, एनिलीन या क्रिसॉल व जल मिलाकर वायु प्रवाहित करने पर गैंग कण जल में भीगकर पात्र में नीचे जम व अयस्क कण तेल में भीगकर झाग के रूप में जल के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं। अब सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण।
अब सांद्रित अयस्कों से अशोधित धातुओं का निष्कर्षण। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अयस्कों का सांद्रण करने के पश्चात विद्युत अपघटन किया जाता है, जिससे धातुएं ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन कैथोड पर व अधातु व अन्य तन्य धनावेशित इलेक्ट्रॉन एनोड पर संकेंद्रित हो जाते हैं। मध्य अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्ष। सामान्यतः इस प्रकार की धातुएं कार्बोनेट व सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाई जाती हैं। इसका निष्कर्ष दो चरणों से करते हैं। पहला, सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन। दूसरा, ऑक्साइड धातु में अपचयन। पहला चरण है सांद्रित अयस्कों का ऑक्साइड में परिवर्तन के बारे में जानते हैं। इस हेतु दो विधियां प्रयुक्त की जाती हैं। निस्तापन। इसमें वायु की सीमित मात्रा या अनुपस्थिति में हाइड्रोक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्कों को गलनांक से कम ताप पर गर्म करते हैं, जिससे वाष्पशील पदार्थ अयस्क से अलग हो जाते हैं व धातु ऑक्साइड बच जाते हैं। CaCO3 MgCO3 तापन यानी CaCO प्लस MgO प्लस 2CO2 होता है। अब भर्जन। इस प्रक्रिया में भट्टी में वायु की नियमित आपूर्ति के साथ सल्फाइड अयस्क को गर्म किया जाता है, जिससे सल्फर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 निर्मित कर वायु में मुक्त हो जाता है तथा धातु ऑक्साइड बच जाते हैं। अब सल्फाइड अयस्क प्लस ऑक्सीजन तापन धातु ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड यानी 2ZnS यानी जिंक सल्फाइड प्लस 3O2 तापन 2ZnO प्लस 2SO2 यानी जिंक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड S2SO2 होता है। 2PbS यानी लेड सल्फाइड प्लस 3O2 तापन करें 2PbO लेड ऑक्साइड प्लस 2SO2 होता है। दूसरा चरण है सेकेंड ऑक्साइड का धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइड का अपचयन कर शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया में अपचायक अभिकारक के रूप में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड CO का प्रयोग करते हैं, जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर क्रमशः CO या CO2 बनाते हैं। 2Fe3O3 आयरन ऑक्साइड प्लस 3C कार्बन तापन के साथ 4Fe आयरन धातु 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। ZnO जिंक ऑक्साइड CO प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड तापन करेंगे Zn जिंक धातु के साथ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होगा। अब निम्न अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्ष। इस हेतु भर्जन विधि का प्रयोग करते हैं, जिसमें सांद्रित अयस्कों को निरंतर गर्म किया जाता है। सर्वप्रथम ये अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित होते हैं एवं उनके पश्चात और अधिक गर्म करने पर धातु में अपचयित हो जाते हैं। अब HGS सिनेबार यानी पारे का अयस्क प्लस ऑक्सीजन करेंगे तो मर्क्यूरी ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। और वहीं अगर हम कैल्कोसाइट तांबे का अयस्क और 3 ऑक्सीजन लेंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है। चलिए देखते हैं धातुओं का शोधन। निष्कर्षण के पश्चात प्राप्त धातु पूर्णतः शुद्ध नहीं होती है, इस कारण शोधन किया जाता है। धातु शोधन की विधियां आसवन, द्रवीकरण या द्रव गालन, विद्युत अपघटनी परिष्करण, प्रभाजी आसवन, क्षेत्र परिष्करण, वर्णलेखन विधि इत्यादि है। अब विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी इस विधि द्वारा अधिकांश धातुओं का शोधन किया जाता है। इस विधि में विद्युत अपघट्य के रूप में धातु लवण का विलयन लिया जाता है। एनोड अशुद्ध धातु से व कैथोड शुद्ध धातु से बनाए जाते हैं। विद्युत अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एनोड की अशुद्ध धातु ऑक्सीकरण के कारण घुल जाती है तथा शुद्ध धातु कैथोड पर निक्षेप हो जाती है तथा एनोड की विलेय
अशुद्धियाँ विद्युत अपघट्ट में घुल जाती हैं तथा एनोड के नीचे एनोड पंख के रूप में अभिलेय अशुद्धियाँ एकत्रित हो जाती हैं। अब है महत्वपूर्ण धातुएं एवं उनके यौगिक के बारे में। सामान्य जीव में प्रयुक्त कुछ महत्वपूर्ण यौगिक के बारे में जानते हैं। इन यौगिकों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे यौगिकों का सीधे ही उपयोग करते हैं, जिनमें कुछ निम्न है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट CuSO4 5H2O नीला तोता। यह एक नीले रंग का चमकीला क्रिस्टलीय पदार्थ है जो गर्म करने पर जल के अणु त्याग देता है। अब उपयोग विद्युत बैटरियों एवं विद्युत लेपन में किया जाता है। कॉपर सल्फेट तथा चूने के मिश्रण का उपयोग किसानों द्वारा कवकनाशी के रूप में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड AgBr यह एक हल्के पीले रंग का क्रिस्टलीय यौगिक है। इसका उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। अब फिटकरी K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2O होता है। उपयोग होता है जल को मृदु करने में। सोडियम का उपयोग देखते हैं। सोडियम यानी परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। अब रासायनिक चिन्ह Na यह एक क्षार धातु है। यह ईथर व बेंजीन में विलय तथा विद्युत की सुचालक होती है। यह अपने समूह तत्वों का आदर्श प्रतिनिधि है। अत्यधिक अभिक्रियाशील क्षारीय प्रकृति मुलायम चांदी जैसा श्वेत रंग होता है। अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। यह थोड़े से विस्फोटक के साथ जल से अभिक्रिया करती है, क्योंकि उत्पन्न हाइड्रोजन जलने लगती है। अब उपयोग है प्रबल अपचायक के रूप में होता है। चलिए देखते हैं अब यौगिक और उसके उपयोग के बारे में जानते हैं। यौगिक और उसके उपयोग। यौगिक और उसके उपयोग। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH इसे कॉस्टिक सोडा भी कहा जाता है। ठीक है, इसे सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। यह श्वेत रंग का ठोस होता है। ठीक है, यह साबुन, कागज, कृत्रिम रेशम तेल व आवासा निर्माण वस्त्रों में उपयोग किया जाता है। मुख्यतः सूती वस्त्र उद्योग में होता है। सोडियम क्लोराइड के बारे में जानते हैं। NaCl यानी समुद्री जल में घुले हुए लवणों में इसकी मात्रा 75% तक होती है। भोजन में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में होता है। सोडियम कार्बोनेट NaCO3 इसे धोवन सोडा भी कहते हैं। इसका संश्लेषण सोडियम क्लोराइड एवं कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया से करते हैं। कठोर जल से मृदुकरण में कांच, बोरेक्स, सुहागा, पेंट एवं वस्त्र निर्माण में होता है। सोडियम थायोसल्फेट के बारे में जानते हैं। Na2S2O3 5H2O इसे हाइपो भी कहते हैं। दूर करने में चांदी एवं स्वर्ण के निष्कर्ष में, फोटोग्राफी में, फिल्म के स्थायीकरण में, जल में मिश्रीकरण में करने में होता है। मिश्रित क्लोरीन को। अब सोडियम बाइकार्बोनेट इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अथवा बेकिंग सोडा भी कहते हैं। अब रोगाणुरोधक एवं अग्निशामक के रूप में तथा पेस्ट्री एवं कवर के निर्माण में किया जाता है। अब एल्युमिनियम के बारे में जानते हैं। एल्युमिनियम Al यानी 13 Al27 भूपर्पटी में सर्वाधिक प्लस पाए जाने वाले तत्वों में ऑक्सीजन एवं सिलिका के बाद तीसरे स्थान पर है। भूपर्पटी का 8%। यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में यह धातु उपलब्ध है। ठंडे जल का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु यह गर्म जल को विघटित कर देता है। वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। चांदी जैसा श्वेत रंग ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक, कोमल एवं अचुंबकीय
प्रबल धनात्मक तत्व होने के कारण यह अपने से कम वैद्युत धनात्मक तत्वों या Cu, Zn, Hg आदि को उनके लौनों के विलयन से विस्थापित कर देता है। यह एक प्रबल अपचायक भी है। अब इसका उपयोग विद्युत संचरण हेतु तारों के निर्माण में, बर्तनों व घरेलू वस्तुओं के निर्माण में, खाद्य पदार्थों में, साबुन, सिगरेट इत्यादि वस्तुओं को लपेटने हेतु पतली पन्नी बनाने में, धातुओं और सिल्वर पेंट के निर्माण में, एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग पटरियों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के विभिन्न भागों को जोड़ने में काम करती है। अब आते हैं यौगिक और उसके उपयोग के बारे में जानते हैं। ठीक है, यौगिक और उपयोग। एल्युमिनियम क्लोराइड यह श्वेत रंग का यौगिक है जो प्रतिस्वेदी है। यह पेट्रोलियम शोधन, पेंट निर्माण, कृत्रिम रबड़ में किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट इसका निर्माण एल्युमिनियम सल्फ्यूरिक अम्ल से एलम शिफ्ट से क्लेम अथवा क्रायोलाइट आदि से किया जाता है। यह जल में विलय होता है और इसका उपयोग जल के शुद्धिकरण में, वस्त्रों की रंगाई छपाई में, रंग पक्का करने, हाइड्रोजन तथा अभिकर्मक के रूप में होता है। अपशिष्ट जल के उपचार में, अग्निरोधक बॉक्साइट में। आयरन क्लोराइड FeCl3 की उपस्थिति के कारण पीला दिखाई देता है। इसका निर्माण एल्युमिनियम धातु तथा क्लोरीन अथवा हाइड्रोजन क्लोराइड की अभिक्रिया से होता है, अर्थात दुर्गंधनाशक के रूप में होता है। अब है कैल्शियम 20Ca14 यानी कैल्शियम जंतुओं के शरीर का आवश्यक संघटक है। यह हड्डियों, दांतों, अंडों, छिलके, सीप, शंख आदि मोलस्का समुदाय के जंतुओं के बारे में कवचों के प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। दूध व अंडों में भी यह पाया जाता है। अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जल में अभिक्रिया कर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस बनाता है। उच्च अभिक्रियाशील क्षारीय मृदा धातु भूपर्वटी में 5वीं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली तत्व है। चांदी के समान श्वेत एवं चमकीली परंतु मुलायम क्षारों के समान अभिक्रियाशील होता है। वायु में खुला रखने पर कैल्शियम ऑक्साइड बनाने के कारण यह अपनी चमक खो देता है। अब उपयोग धातु के निष्कर्षण में, कांच, सीमेंट तथा पॉटरी बनाने में, अल्कोहल में अम्ल मात्रा में उपस्थित जल को अवशोषित कर अलग करने में, इस यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग दीवार पर सफेदी करने में होता है। अब इसका यौगिक और इसका उपयोग यानी कैल्शियम ऑक्साइड श्वेत रंध्र युक्त ठोस जो जल में क्विक लाइन भी कहा जाता है। अब कांच, क्षारक, ब्लीचिंग पाउडर, सीमेंट, मोटर के निर्माण में, दूधिया बिले इसे चमकदार प्रकाश उत्पन्न करने में। अब जिप्सम अथवा कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइडेट CaSO4 2H2O यह एक गंधहीन श्वेत रवेदार ठोस है। कंक्रीट ब्लॉक्स के समान जिप्सम ब्लॉक्स बनाने में उर्वरक प्लास्ट ऑफ पेरिस, अमोनिया सल्फेट, फुट क्रीम, शैम्पू आदि के निर्माण में होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O इसका रासायनिक नाम सेमी हाइड्रेट यह बारीक पीसा हुआ श्वेत चूर्ण है जो जल में ग्रहण कर ठोस एवं कठोर हो जाता है। घरों में छतें, दीवारों आदि के सतह को चिकना बनाने में, खिलौने, कैल्शियम सल्फेट एवं मूर्तियों के निर्माण में, टूटी हुई अस्थियों को जोड़ने में, प्लास्टर चढ़ाने में तथा दांत चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग। यह श्वेत वर्णीय चूर्ण अथवा रवेदार ठोस के रूप में संगमरमर के रूप में पाया जाता है। यह जलीय जीवों के कवच, अंडों के बाह्य
आवरण तथा मोतियों का मुख्य संघटक है। सीमेंट उच्च गुणवत्ता के कारण भवन निर्माण में लौह के निर्माण में निष्कर्षण में होता है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 होता है। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड होता है। इसे क्लोरीनेटेड लाइम, क्लोरीन युक्त चूना पत्थर अथवा क्लोरीन पाउडर भी कहा जाता है। जल के शोधन में विसंक्रामक एवं कीटनाशु के रूप में ऑक्सीक्लोराइड, वस्त्र, कागज एवं जूट उद्योग में इसका विरंजक के रूप में किया जाता है। बात है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अत्यधिक अभिक्रियाशील होने के कारण यह प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। चमकदार भूरे रंग की धातु भूप्रपटी में 7वां सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाला तत्व है। यह धातु भी प्राकृतिक में मुख्यतः मैग्नीशियम सल्फेट व मैग्नीशियम क्लोराइड के यौगिकों के रूप में प्राप्त है। अब मैग्नीशियम क्लोराइड भी सोडियम क्लोराइड की तरह मुख्यतः समुद्र में जल में पाया जाता है। यह क्लोरोफिल की आवश्यकता संघटक है, जो कि हरे पौधों को प्रकाश संश्लेषण अंग है। यह सफ़ेद, मुलायम और नम्र व प्रतन्न धातु है। इसके तार खींचे जा सकते हैं और चादरें भी बनाई जा सकती है। यह पानी से भारी धातु अपेक्षाकृत 1.75 है। इसका निष्कर्षण प्रायः समुद्री जल से करते हैं। यह भी एक अपचायक है। अब यौगिक और उपयोग। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 इसका जलीय विलयन मैग्नीशियम कहलाता है। अब इसका उपयोग जो होता है प्रति अम्ल के रूप में अम्लीय जल के उदासीनीकरण में, रूसी मिल्क ऑफ के उपचार में होता है। अब मैग्नीशियम सल्फेट यह सामान्यतः एप्सम लवण के रूप में पाया जाता है। यह जल में अति विलेय होता है। जली हुई तत्वों के उपचार में नहाने के लवणों में मृदा के सल्फर एवं मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ाने में, शराब निर्माण में ब्रूइंग साल्ट के रूप में होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2 यह विभिन्न हाइड्रेट्स के रूप में पाया जाता है। यह जल में अति विलेय होता है। धूल नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण तथा वायु द्वारा क्षरण के नियंत्रण में, कम तापमान वाले स्थानों पर सड़कों पर बर्फ जमने से रोकने के लिए किया जाता है। अब कॉपर के बारे में, यानी मुलायम, आघातवर्ध एवं तन्य होता है, जो ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। अब मध्यम अभिक्रियाशील होने के कारण यह प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाई जाती है। यह संयुक्त अवस्था में अपने ऑक्साइड, सल्फाइड व कार्बोनेट आदि के यौगिक के रूप में पाया जाता है। मानव ने सर्वप्रथम इसी धातु को खोजा व उपयोग किया। यह एक उत्कृष्ट व लाल रंग की धातु है। इसका विशिष्ट गुरुत्व 8.95 होता है। इसका क्वथनांक लगभग 2300 डिग्री सेंटीग्रेड है व गलनांक लगभग 1100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह ऊष्मा और विद्युत का उत्तम चालक होता है तथा तन्य व आघातवर्धनीय होता है। अब तांबे की रासायनिक गुण। हवा में खुला रख देने पर इसका मंद गति से संरक्षण होता है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया कर क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है, परंतु तनु HCl से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस निर्मित करता है। तांबे के उपयोग इससे विद्युत उपकरणों व विद्युत तारों का निर्माण करते हैं। अब विद्युत लेपन व मुद्रण में कैलोरीमीटर, बर्तन व सिक्के बनाने में, स्वर्ण के मिश्रण में कर आभूषण बनाने में, पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर के गन मेटल आदि मिश्रण धातु बनाने में, औषधि बनाने में होता है किसका? तांबे का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इसके यौगिक और इसका उपयोग। कॉपर सल्फेट, इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2 है। इसे नीला तोता भी कहते हैं। अब ये कवकनाशी
कीटाणुनाशी के रूप में विद्युत लेपन, पेंटाहाइड्रेट कॉपर में विद्युत सेलोक में तथा अशुद्ध कॉपर में के शोधन में होता है। अब है क्यूप्रिक नाइट्रेट यानी CuNO3 यह नीले रंग का रावेदार ठोस है जिसे अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। चीनी मिट्टी के बर्तन निर्माण में मार्डेंट के कॉपर कार्बोनेट के नाइट्रिक रूप में, रंगाई में, आतिशबाजी के एवं फोटोग्राफी में। अब है मैग्नीज 25Mn55 यानी यह एक उच्च अभिक्रियाशील धातु है जो प्रायः खनिजों में लोहे के साथ संयुक्त रूप से प्राप्त होती है। यह मटमैली, चमकदार एवं भंगुर होती है। अब यौगिक और उपयोग। पोटेशियम परमैंगनेट यह गहरे गुलाबी एवं बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है जो जल में घुलकर लाल रंग का निर्माण बनाती है, इसलिए इससे लाल दवा भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में, दूषित जल के उपचार में, आग जलाने की किट में, प्रयोगशाला में, रेडॉक्स अनुमापन में क्लोरीन के निर्माण में किया जाता है। अब है आयरन के बारे में जानते हैं। आयरन यह एक कठोर धात्विक चमक से युक्त भूरे रंग की धातु होती है। यह अनुचुंबकीय पदार्थ है अर्थात चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। यह भी एक सक्रिय धातु है। यह मुख्य रूप से ऑक्साइड, कार्बोनेट और सल्फाइड यौगिक के रूप में पाई जाती है। पृथ्वी पर धातुओं की उपलब्धता के कम में इसका दूसरा स्थान है। अब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, लियोनाइट आदि इसके मुख्य अयस्क हैं। शुद्ध परिष्कृत लोहा मुलायम रवेदार सफ़ेद रंग की धातु होती है। यह प्रतन्न व आघातवर्धनीय होता है। शरीर में रक्त, हीमोग्लोबिन में व हरी सब्जियों में यह प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अब लोहे के रासायनिक गुण, ठीक है। नम वायु में यह संचारित होते हैं। रक्त तप्त लोहे पर जलवाष्प की अभिक्रिया स्वरूप ऑक्साइड Fe3O4 तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित होते हैं। यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर हैलाइड बनाता है। अब अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाता है, जैसे HCl से क्रिया करके फेरिक क्लोराइड व हाइड्रोजन गैस बनाता है। यह क्षारों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। लोहे के टुकड़ों को किसी अम्ल में डालने पर उस पर फेरिक ऑक्साइड Fe3O4 की एक परत जम जाती है, जिससे यह निष्कर्ष हो जाता है कि निष्क्रिय लोहा तनु अम्लों के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है। अब इसकी निष्क्रियता समाप्त करने हेतु इसे हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म करते हैं। अब है लोहे के प्रकार, टाइप्स ऑफ आयरन यानी ढालवा लोहा। इसमें 92 से 94% आयरन, 2 से 4% कार्बन तथा शेष सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम व फास्फोरस आदि अशुद्धि के रूप में विद्यमान होते हैं। यह सबसे विघटित क्रम का लोहा होता है। यह कठोर व भंगुर होता है तथा इसका गलनांक लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी संरचना क्रिस्टलीय होती है। इससे अस्थायी चुंबक बन सकते हैं। इसकी वेल्डिंग नहीं होती है। अब है पिटवा लोहा। यह लोहे का सबसे शुद्ध पाया जाने वाला रूप है। इसमें 98.8 से 98.8 से 98.8 से 99.9% तक आयरन, 0.1 से 0.25% तक कार्बन व शेष सल्फर, सिलिकॉन, मैग्नीशियम व फास्फोरस आदि अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। इसकी वेल्डिंग संभव होती है।
इसका ऊष्मीय उपचार नहीं होता है। इसका गलनांक लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड व क्वथनांक लगभग 2500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब है इस्पात, इसके 0.025% से 1.5% तक कार्बन होता है। कार्बन की प्रतिशतता कम होने के कारण यह नरम होता है, परंतु कार्बन की प्रतिशतता बढ़ने पर इस्पात की कठोरता भी बढ़ जाती है। विशेष प्रकार के स्टील में अन्य तत्व गैस जैसे क्रोमियम, निकल, मेलिबेडेनम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम आदि भी उपस्थित रहते हैं, जिसे मिश्रित इस्पात कहते हैं। इसकी संरचना भी क्रिस्टलीय होती है। इससे अस्थायी विद्युत चुंबक बनाते हैं। इस्पात मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। मृदु इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 0.1% तक होती है। यह अपेक्षाकृत मुलायम, प्रतन्न व आघातवर्धनीय होता है। इसका उपयोग मुख्यतः तार, चादरें, चुंबक आदि के निर्माण में करते हैं। अब है मध्य इस्पात, इसमें कार्बन की मात्रा मृदु इस्पात से थोड़ी अधिक, लगभग 0.5% होती है। यह मृदु इस्पात से कठोर होता है। इसका उपयोग मुख्यतः ट्रेन की पटरी, इंजन आदि बनाने में करते हैं। अब है कठोर इस्पात, इसमें कार्बन की प्रतिशतता 1.5% तक होती है। यह सबसे कठोर इस्पात होता है। इसका उपयोग मुख्यतः औजार, चुंबक, मशीनों के पुर्जों आदि को बनाने में करते हैं। अब मिश्र इस्पात, साधारण लौह इस्पात में केवल लोहा व कार्बन होता है, जबकि इस्पात में निकल, क्रोमियम, टंगस्टन, कोबाल्ट, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, सिलिका आदि तत्व अल्प मात्रा में मिलाने से कुछ विशेष गुण उत्पन्न हो जाते हैं, जिसे मिश्र इस्पात कहते हैं। यह संक्षारण रोधी व कठोर होता है। अब मिश्रित तत्वों के आधार पर इसे कई प्रकार के वर्गीकृत करते हैं। अब यौगिक और उपयोग। आयरन ऑक्साइड FeO प्लस Fe2O3, FeO को फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। फेरिक ऑक्साइड लाल भूरे रंग के चूर्ण के रूप में होता है। यह लोहे की जंग का प्रमुख अवयव है। उपयोग रंजक एवं मार्डेंट, रंग योजक के रूप में मैग्नेटिक तथा Fe2O3 को फेरिक ऑक्साइड रिकॉर्डिंग टेप पर लेपन में तथा पॉलिश वाले यौगिक के सामान्य ताप पर लाल भूरे रंग में निर्माण में होता है। अब है फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O, यह सामान्य ताप पर हल्के हरे रंग के एवं रवे के रूप में होते हैं। यह जल विलय होते हैं। लौह युक्त औषधि के निर्माण में, कीटनाशक के निर्माण में, अब स्याही के निर्माण में, कृषि के निर्माण में। अब है पारा, यह चांदी के समान श्वेत वर्णीय धातु होते हैं जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इसे क्विक सिल्वर भी कहते हैं। पारा विश्व भर में सिनेबार अयस्क मर्क्यूरिक सल्फाइड के रूप में मिलता है। यह ऊष्मीय और विद्युत का सुचालक होता है। इसका गलनांक 234 के अपेक्षित घनत्व 13.6 होता है। अन्य धातुओं के विपरीत यह न तो अवघातवर्धनीय होता है और न ही प्रतन्न। ठीक है। चौथा है यानी 4.12 केल्विन 4.12 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है। अब आते हैं रासायनिक गुण के बारे में। क्षारों व जल से यह कोई अभिक्रिया नहीं करता है। यह सल्फर से अभिक्रिया करके मर्क्यूरिक सल्फाइड व क्लोरीन से मिलकर मर्क्यूरस क्लोराइड का निर्माण करता है। यह अम्लों से क्रिया करता है तथा यह ठंडे व तनु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर मर्क्यूरिक नाइट्रेट Hg3NO3 का तथा गर्म व सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कर मर्क्यूरिक नाइट्रेट बनाता है। यह धातुओं से क्रिया कर अमलगम का निर्माण करता है। अब पारे का उपयोग। अब इसका उपयोग वायु दाब मापी व तापमापी आदि बनाने में
सूचक के रूप में करते हैं। धातुओं के अमलगम बनाने में, सिंदूर तथा कीटाणुनाशक बनाने में, मरकरी वाष्प लेप का निर्माण करने में, सोने और चांदी धातुओं के निष्कर्षण में, सोडियम हाइड्रोक्साइड और औषधि के निर्माण में, विष एवं औषधि निर्माण में होता है। अब यौगिक और उपयोग के बारे में जानते हैं। मर्क्यूरी सल्फाइड यह प्राकृतिक में सिनेबार के रूप में पाया जाता है। यह जल में लगभग अघुलनशील होता है। यह दो क्रिस्टलीय रूपों में पाया जाता है, रेड सिनेबार HgS तथा ब्लैक मेटा सिनेबार BHgS होता है। ठीक है, ये इसका उपयोग जो होता है बीटा HgS का प्रयोग सिंदूर के रूप में तथा जल रंगों के निर्माण में किया जाता है। अब मर्क्यूरी क्लोराइड, यह एक संक्षारक शोधक है जो विषाक्त होता है। इसका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में तथा शल्य क्रिया के यंत्रों के निसंक्रमित करने में तथा चमड़ा एवं लकड़ी के सड़ने से बचाने के लिए करते हैं। अब चांदी, यह मुलायम और चमकीली श्वेत वर्णी एवं निम्न अभिक्रियाशील धातु है जो प्राकृतिक में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्था में उपस्थित होती है। यह ऊष्मा एवं विद्युत के सर्वोच्चतम चालक होती है। यह प्रायः अपने सल्फाइड क्लोराइड के यौगिक के रूप में पाई जाती है। इसका मुख्य अयस्क अर्जेंटाइट यानी Ag2S यह एक चमकीले सफ़ेद धातु है। यह अत्यधिक लचीली आघातवर्धनीय तन्य धातु है तथा यह ऊष्मा और विद्युत की सर्वोच्चम चालक धातु है। इसका गलनांक लगभग 961 डिग्री सेल्सियस, क्वथनांक लगभग 1995 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वथनांक लगभग कितना 1955 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब रासायनिक गुण, वैसे तो यह अत्यल्प सक्रिय धातु है जो हवा और आर्द्रता से प्रभावित नहीं होती है, परंतु यदि वायु में सल्फर उपस्थित हो तो यह उससे अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड Ag2S निर्मित करती है जो धातु की सतह पर जम जाती है। इसी से चांदी काली पड़ जाती है। क्षारों के साथ यह कोई अभिक्रिया नहीं करती है। इसे शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर SO2 गैस मुक्त होती है, परंतु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से यह अभिक्रिया होती है। शांत HNO3 के साथ गर्म करने पर NO2 गैस मुक्त करती है। अब चांदी के चम्मच से या चांदी के बर्तन में रखा अंडा क्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बना लेता है जो हानिकारक होता है। अब चांदी के उपयोग, इन विभिन्न प्रकार के आभूषण व सिक्कों के निर्माण में, औषधि निर्माण में, विभिन्न मिश्रण धातुओं के निर्माण में, विद्युत लेपन करने में, दर्पण की कलई करने में, दांतों के छिद्र भरने में किया जाता है। पतली पन्नी चांदी का वर्क बनाने में जिसका उपयोग मिठाई व विभिन्न खाद्य पदार्थों में होता है। अब यौगिक और उपयोग, सिल्वर नाइट्रेट, इसे लूनर कॉस्टिक भी कहते हैं। यह चांदी एवं तनु व गर्म नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया से बनता है। यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, इसलिए इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। उपयोग जो होता है, इसका उपयोग बालों में लगाए जाने वाले रंग, मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाली स्याही का निर्माण तथा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में करते हैं। अब सिल्वर हैलाइड यानी चांदी हैलोजन समूह के 4 तत्वों से क्रिया करके सिल्वर हैलाइड्स का निर्माण करती है। सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड तथा सिल्वर आयोडाइड होता है। अब सिल्वर क्लोराइड का उपयोग क्रोमेटिक कांच बनाने में, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफिक में तथा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा करवाने में होता है। अब है अधातु। अब आते हैं अधातु के बारे में जानते हैं। अधातु हम लोग पढ़े थे खाली धातु, अब पढ़ेंगे अधातु। अधातु सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक और
अतन्य होती है। ये धातुओं की तरह कठोर न होकर भंगुर होती है, सामान्यतः आघातवर्ध नहीं होती है तथा इसका गलनांक धातु से अपेक्षाकृत कम होता है। अब प्रमुख अधातु निम्न। अब ऑक्सीजन O2, यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। जल में अल्प विलेय है। प्राकृतिक में ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में वायु में 20% होती है। संयुक्त अवस्था में सल्फेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड आदि को यौगिकों के रूप में पाई जाती है। जल में 88% ऑक्सीजन उपस्थित है। अब ये उपयोग सजीवों के श्वसन क्रिया में, रोगियों के कृत्रिम श्वसन में हीलियम के साथ द्रव ऑक्सीजन रॉकेटों में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। अब वेल्डिंग एवं एसिटिलीन के साथ प्रयोग किया जाता है। अब नाइट्रोजन, यह भी ऑक्सीजन की तरह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। यह जल में बहुत कम घुलती है। यह वायु से हल्की तथा अक्रिय गैस है। यह वायु में मुक्त रूप में पाई जाती है। वायुमंडल में आयतन की दृष्टि से 80% नाइट्रोजन है। संयुक्त अवस्था में यह अमोनिया तथा अमोनियम लवण में पाई जाती है। अब इसका उपयोग देखते हैं। अक्रिय होने के कारण विद्युत बल्बों में द्रवित नाइट्रोजन का उपयोग प्रशीतन कार्यों में, ऊंचे तापमान मापने वाले थर्मामीटरों में, कृत्रिम खाद बनाने में, नाइट्रिक अम्ल अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। अब हाइड्रोजन, यह गैस भी रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन है। यह वायु से हल्की है तथा ज्वलनशील है। यह मुक्त अवस्था में अल्प मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह जल, अम्ल, क्षार, पेट्रोलियम तेल, वसा आदि में पाई जाती है। ब्रह्मांड में पृथ्वी पर नहीं, यह सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है। तारों तथा सूर्य का अधिकांश द्रव्यमान हाइड्रोजन का बना है। उपयोग है गुब्बारे भरने में, रॉकेट में ईंधन के रूप में द्रव हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में, कोयले से कृत्रिम पेट्रोल बनाने में, ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में। अब एक क्लोरीन का उपयोग देखते हैं। क्लोरीन का उपयोग, यह हल्के हरे पीले रंग की अति तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह विषैली गैस है, वायु से भारी तथा जल में अघुलनशील है तथा स्वयं न जलकर जलाने में सहायक है। यह अत्यधिक क्रियाशील गैस है, अतः यह मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में यह साधारण नमक NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl के यौगिक के रूप में पाई जाती है। उपयोग पीने के पानी को जीवाणु रहित करने में, क्लोरोफार्म DDT HCl के निर्माण में, कागज व कपड़ा उद्योग में विरंजक के रूप में किया जाता है। अब है फास्फोरस, यह शुद्ध अवस्था में सफ़ेद रंग का नर्म पदार्थ है जो धीरे धीरे पीला पड़ जाता है। अब इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। यह जल में अविलेय तथा अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण वायु में स्वतः ही जल उठता है, इसलिए इसे जल में रखा जाता है। यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। संयुक्त अवस्था में फास्फेट के रूप में पाया जाता है। अब उपयोग है दिया सलाई बनाने में, धुएं के बादल बनाने में, आतिशबाजी आदि में। कैल्शियम फॉस्फोएट के रूप में फास्फोरस चूहे के लिए विष का कार्य करता है। गंधक, बहुत प्राचीन समय से ज्ञात तत्व औषधियों एवं युद्धों में प्रयुक्त होता था। यह हल्के पीले रंग का स्वादहीन, गंध रहित ठोस पदार्थ है जो जल में अविलेय है। यह मुक्त अवस्था में ज्वालामुखी झरनों के निकटवर्ती स्थानों में पाया जाता है। संयुक्त रूप से सल्फाइड व सल्फेट के रूप में पाया जाता है। अब उपयोग है चर्म रोग एवं रक्त शोधन, औषधि के रूप में, कीटनाशी के रूप में, बारूद एवं दियासलाई उद्योग में, रबड़ के बल्कनीकरण में होता है। अब कार्बन का उपयोग देखते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में कार्बन एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण तत्व है। इसके प्राकृतिक रूप में 3
6C12, 6C13 और 6C14 समस्थानिक है। इसे जीवन का आधार कहा जाता है। कार्बन में कैटिनेशन नामक एक विशेष गुण पाया जाता है, जिसके कारण इसके परमाणु आपस में संयोग कर लंबी श्रृंखला बनाते हैं। कार्बन के इसी गुण के कारण पृथ्वी पर कार्बनिक पदार्थ की संख्या सबसे अधिक है। यह मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। अब है इसके स्वरूपों में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, काजल, कोयला प्रमुख है। अब है उपयोग। पुरातात्विक अवशेषों की आयु ज्ञात करने में मनुष्य के शरीर में 18.5% कार्बन होता है। प्राकृतिक में कार्बन यौगिकों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। अब है प्लास्टिक। यह भी कार्बन का यौगिक है। यह हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं, थैलियों, बाल्टी, जूते आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब टेफ्लॉन का उपयोग नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किया जाता है। अब नायलॉन। यह भी कार्बन का एक यौगिक है। यह हेक्सामेथिलीन डाइएमीन तथा एडीपिक अम्ल का संघनन करवाने पर प्राप्त होता है। इसका प्रयोग वस्त्र उद्योग में, टायर बनाने में, रस्सियाँ बनाने में, ब्रश के बाल बनाने में इसका किया जाता है। अब है टेरिलीन। यह एक पॉलीएस्टर है जिसका उपयोग रस्सी, नावों के पाल, सुरक्षा बेल्ट आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे मिश्र धातुएं, एलॉय। ठीक है, मिश्र धातुएं के बारे में जानेंगे अब। एक से अधिक धातुएं अथवा अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। अब मिश्र धातुओं के गुण अव्ययी धातुओं के गुणों से अलग होते हैं। मिश्र धातुओं में एक धातु तत्व अवश्य उपस्थित होता है। किसी धातु में विभिन्न गुणों यथा तन्यता, भंगुर शक्ति, कठोरता व संक्षारण रोधी प्रवृत्ति इत्यादि को अन्य धातुओं या अधातुओं को मिलाकर सुधार करते हैं। अब अव्ययी तत्वों के अनुपात बदलने से बनने वाली मिश्र धातु के गुणों में भी परिवर्तन हो जाता है। अब मिश्र धातुएं अपने संघटक धातुओं से अधिक संक्षारक रोधी व कम गलनांक होती है, जैसे ड्यूरेल्यूमिन, एल्यूमिनियम, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नीज की मिश्र धातु होती है, जो एल्युमिनियम की तरह हल्की और उससे अधिक मजबूत होती है, जिसका उपयोग हवाई जहाज़ों और अंतरिक्षयानों के निर्माण में तथा प्रेशर कुकर व रसोई के अन्य बर्तन के निर्माण में होता है। लोहा सर्वाधिक प्रयोग में आने वाली धातु है, परंतु इसका प्रयोग बिल्कुल शुद्ध रूप में नहीं किया जाता, क्योंकि यह अत्यधिक संक्षारण वाली मुलायम धातु है तथा गर्म करने पर आसानी से फैल व मुड़ जाती है। किंतु जब इसमें थोड़ी मात्रा कार्बन की मिला देते हैं, 0.1% से 2.4%, तो हमें इस्पात नामक मिश्रण धातु प्राप्त होती है, जो कि अत्यधिक मजबूत व कठोर होती है तथा संक्षारण भी कम होता है। इससे भवन, खंबे, गाटर, पुल, रेल, ट्रेन की पटरी इत्यादि निर्मित किए जाते हैं। जब इसमें कार्बन के साथ निकल व क्रोमियम धातुएं भी मिला दी जाती है, तो हमें धब्बा रहित इस्पात नामक मिश्रण धातु प्राप्त होती है, जो पूर्णतः जंगरोधिक होता है। अतः इसका प्रयोग सर्जरी के उपकरण, आभूषण, खाना पकाने के बर्तन, चाकू, कैंची इत्यादि के बनाने में किया जाता है। अब दिल्ली में कुतुब मीनार के पास मेहरौली में स्थित अति प्राचीन 400 वर्ष ईसा पूर्व निर्मित लौह स्तंभ प्राचीन भारतीय धातु कर्म ज्ञान का सर्वोत्तम नमूना है। यह कच्चे लोहे से निर्मित, जो एक प्रकार का कम कार्बन वाला इस्पात है। यह स्तंभ आज तक जंग रहित है।
इसके लिए स्तंभ को पहले विभिन्न लवणों से ठंडा किया जाता है। इसके बाद मैग्नेटिक ऑक्साइड को एक पतली परत चढ़ गई, जिसके कारण यह आज तक जंगरोधी है। अब देखते हैं अम्लराज। पारे के साथ किसी अन्य धातु या धातुओं का मिश्रण अम्लगम कहलाता है। अम्लगम था। अब पारे के साथ चांदी, टीन, जिंक की मिश्र धातु अम्लगम को दंत चिकित्सा दांतों की भराई में प्रयुक्त करते हैं। पारा कुछ धातुओं के साथ अम्लगम नहीं भी बनाती है, यथा आयरन। इसीलिए इसे लोहे का पात्र में रखते हैं। अब है स्वर्ण के मिश्र धातु। शुद्ध सोने अर्थात 24 कैरेट का सोना अत्यंत लचीला व मुलायम होता है, अतः इससे आभूषण नहीं बन सकते। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी व तांबे की कुछ मात्रा मिलाकर इसकी मिश्र धातु तैयार की जाती है। ऐसा इसे 22 कैरेट यानी 91.66% शुद्ध का सोना आभूषण निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। अब कुछ समान मिश्र धातु है के बारे में जानते हैं। अब मिश्र धातु है संघटन और उपयोग। ठीक है। कांस्य यानी मानव द्वारा निर्मित प्रथम मिश्र धातु था कांस्य, ब्रोंज जिसे बोलते हैं। तांबा 88% तांबा प्लस 12% टिन है। ठीक है। मूर्तियों, सिक्के, बर्तन के निर्माण में किया जाता है। पीतल का उपयोग ब्रास, जैसे तांबा 70% तांबा होता है, जिंक 30% होता है। बैंड बाजा, घंटिया, बर्तन मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। गन मेटल तांबा 88%, टिन 8 से 10%, जिंक 2 से 4%। मूर्तियों, दांतेदार, गियर, बटन आदि के निर्माण में किया जाता है। अब है टांका। टिन 50 से 60%, लोहा 40 से 50% धातुओं को जोड़ने में होता है। अब है धब्बा रहित इस्पात यानी क्रोमियम 15 से 20%, निकल 8 से 10% प्लस साधारण इस्पात होता है। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में होता है। अब है क्रोम स्टील प्लस मैग्नीज। अब है क्रोमियम 2 से 3%, आयरन 95%, कार्बन। घरेलू बर्तन, शल्य क्रिया के उपकरण, ब्लेड आदि के निर्माण में होता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5%, कॉपर 4% होता है। धातु के दर्पण वैज्ञानिक यंत्रों के निर्माण में होता है। अब है बेल मेटल। तांबा 80%, टिन 20%, घंटे, बर्तन एवं मूर्तियों के निर्माण में होता है। रोल गोल्ड। तांबा 90%, एल्युमिनियम 10%, सोने जैसे दिखने वाले आभूषणों के निर्माण में होता है। अब है डच मेटल। तांबा 80 से 85%, जस्ता 15 से 20%, धातु की पतली चादर अथवा सोने जैसी पतली परत के निर्माण में होता है। अब है ड्यूरालुमीन। एल्युमिनियम 95%, मैग्नीज 0.5%, मैग्नीशियम 0.5%, कॉपर 4%। प्रेशर कुकर, वायुयान का ढांचा बनाने में। जर्मन सिल्वर यानी कॉपर 50% प्लस जिंक 35% प्लस निकेल 15% होता है। हीटिंग कुंडलियों में बर्तन, नल आदि के निर्माण में किया जाता है। क्रोम वैनेडियम स्टील यानी आयरन, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। स्प्रिंग्स पहियों की धुरी के निर्माण में किया जाता है। अब है नाइक्रोम। निकेल प्लस क्रोमियम प्लस आयरन मिला के बनाया जाता है नाइक्रोम। यह इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन का तार बनाने में किया जाता है। अब है मोनल मेटल। कॉपर, निकेल प्लस लोहा को मिलाकर बनाया जाता है। एल्निको जो होता है लोहा, एल्युमिनियम और निकेल को मिला जो चुंबक बनाने में किया जाता है। डेल्टा धातु कॉपर, जिंक प्लस लोहा मिलाते हैं। बेरिंग का पार्ट वह जलयानों में पंखे बनाने में किया जाता है। अब है टंगस्टन स्टील यानी टंगस्टन प्लस आयरन प्लस कार्बन मिलाकर बनाया जाता है। यह रॉकेट इंजन के नोजल तथा तीव्र गति से
काटने वाली उपकरण बनाने में किया जाता है। अब है एल्युमिनियम द ब्रांज यानी कॉपर प्लस एल्युमिनियम सिक्के, बर्तन, आभूषण एवं पेंट के निर्माण में किया जाता है। मुंटज धातु, कॉपर प्लस जिंक यानी नावों के तख्ते जोड़ने में किया जाता है। प्यूटर यानी SU प्लस PB, बर्तन बनाने में। फास्फोरस ब्रांच यानी कॉपर फास्फोरस SN यानी स्प्रिंग गेयर, बेयरिंग आदि बनाने में किया जाता है। बुट्स धातु, SnBi प्लस PB प्लस CD मिला कर बनाया जाता है। अब है मुद्रा धातु के बारे में जानते हैं। मुद्रा धातु यानी PB प्लस SB प्लस SN मिला के बनाया था मुद्रण में। अब है कांस्टेंट यानी CU प्लस AL, तार प्रतिरोध बॉक्स, थर्मोकपल आदि बनाने में किया जाता है। अब है कृत्रिम सोना CU प्लस AL, बनावटी जेवर बनाने में। सिल्वर स्टील यानी ASI प्लस Fe प्लस कार्बन। कोबाल्ट स्टील यानी लोहा, कोबाल्ट और कोबाल्ट मिलकर बनाया जाता है। परमालाय, लोहा प्लस निकेल प्लस कार्बन मिलकर बनाया जाता है। निकल स्टील, लोहा प्लस निकेल मिलकर बनाया जाता है। मैग्नीज स्टील यानी लोहा प्लस मैग्नीज प्लस कार्बन मिलकर बनाता है। इनवार, Fe प्लस निकेल मिलकर बनाया जाता है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।